हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्रीय बजट के बारे में जो 1 फरवरी 2023 को दिया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग पहले बजट का इतिहास देखेंगे, उसके बाद बजट 2023-24 के महत्वपूर्ण बिंदु, उसके बाद बजट पर आधारित टॉप MCQs। फ्रेंड्स, वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है तो यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जहां से आप 2 से 3 नंबर आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बजट का इतिहास। बजट पहली बार ब्रिटेन के वित्त मंत्री रॉबर्ट बालपॉल ने 1733 ईस्वी में पेश किया था। बजट शब्द फ्रेंच शब्द ब्रोगेट से लिया गया है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। भारत में बजट 7 अप्रैल 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। पहली बार बजट भारत में 7 अप्रैल 1860 में सर जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। रॉबर्ट बालपॉल ने सबसे पहले 1733 में बजट को पेश किया था ब्रिटेन में, और ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे। बजट शब्द लिया गया है फ्रेंच शब्द से, और ये शब्द कौन सा है? ब्रोगेट, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट पॉइंट है, सर जेम्स विल्सन वित्त मंत्री थे जिन्होंने भारत में पहली बार 1869 में भारतीय बजट का प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने भारत में भारतीय बजट का प्रतिनिधित्व पहली बार 1869 में किया था। R.K. शनमुखम शेट्टी वित्त मंत्री थे जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को आज़ादी के बाद पहला बजट पेश किया था। आज़ादी के बाद 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद 26 नवंबर 1947 को आज़ादी के बाद पहला बजट पेश किया गया था, और उसको पेश करने वाले थे R.K. शनमुखम शेट्टी। मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे जिन्होंने भारत में अधिकतम 10 बार बजट पेश किया था, जिसमें 8 आम बजट था और 2 अंतरिम बजट। मोरारजी देसाई एकमात्र वित्त मंत्री थे जिन्होंने अपने जन्मदिन 29 फरवरी 1964 और 29 फरवरी 1968 को 2 बजट पेश किए थे। C.D. देशमुख वित्त मंत्री थे जिन्होंने पहली बार हिंदी में बजट पेश किया था, और कब? 1955 में। 1955 में इन्होंने पहली बार हिंदी में बजट पेश किया था। यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे जिन्होंने 2000-2001 में बजट का समय शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया था। बजट पेश करने वाले 3 प्रधानमंत्री हैं। पहले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हैं इंदिरा गांधी और तीसरे हैं राजीव गांधी। ये 3 ही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट को पेश किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भारत में बजट की शुरुआत हुई तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन था वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है, और अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक से संबंधित है। यदि आपसे पूछा जा रहा है बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो बजट का उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन ये अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 110 ये धन विधेयक से संबंधित है, 117 ये वित्त विधेयक से संबंधित है। एकवर्थ कमेटी जो 1921 में बनाई गई थी, इसकी सिफारिश पर रेल बजट को केंद्रीय बजट से 1924 में अलग कर दिया गया था। और इसके बाद 2017 में विवेक देबरॉय की कमेटी बनी थी, विवेक देबरॉय समिति। इसकी सिफारिश पर रेल बजट और केंद्रीय बजट को फिर से एक कर दिया गया 2017 में। 1924 में इसको अलग किया गया था एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर, और 2017 में विवेक देबरॉय की समिति की सिफारिश पर इसको फिर से एक कर दिया गया। 2017 से बजट की तिथि फरवरी के अंतिम दिन से बदलकर फरवरी के पहले दिन कर दी गई है। पहले फरवरी के अंतिम दिन बजट को पेश किया जाता था, 28 या 29 फरवरी को, या जो भी कार्य दिवस रहता था फरवरी का लास्ट दिन, और उसके बाद उसको बदलकर अब 1 फरवरी कर दिया गया। 2017 से जो बजट पेश करने का टाइम है, दिन है, वो 1 फरवरी कर दिया गया, और इसका समय जो है वो 11 बजे। 2017 से पहले बजट की तारीख 28 या 29 फरवरी थी। 2017 से बजट की तारीख 1 फरवरी हो गई है। बजट के प्रकार, बजट 3 प्रकार का होता है: संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। संतुलित बजट, एक बजट को संतुलित बजट कहा जाता है यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो। संतुलित बजट तब होता है जब सरकार का व्यय और सरकार की प्राप्तियां दोनों बराबर हो।
अधिशेष बजट, एक बजट को अधिशेष बजट कहा जाता है यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व एक विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक हो जाए। यदि सरकारी राजस्व सरकारी व्यय से अधिक हो जाता है तो वो कौन सा बजट कहलाता है? अधिशेष बजट। और घाटे का बजट, एक बजट को घाटे का बजट कहा जाता है यदि अनुमानित सरकारी व्यय एक विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक हो। जो सरकारी व्यय है वो सरकारी राजस्व से अधिक हो जाए तो वो घाटे का बजट होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो बजट पेश किया गया 1 फरवरी को उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने अमृतकाल के विजन से अपना भाषण शुरू किया। इन्होंने अमृतकाल के लिए 3 विजन दिया है। पहला है युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, दूसरा है रोजगार सृजन में वृद्धि और तीसरा है सुदृढ़ और स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के लिए 7 प्रायोरिटीज निर्धारित की हैं। इन्हें सप्तर्ष कहा गया है और ये 7 प्रायोरिटीज हैं: इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, रीचिंग द लास्ट माइल, अंतिम छोर तक पहुंचना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अवसंरचना और निवेश, अनलीजिंग पोटेंशियल, क्षमता उभारना, ग्रीन ग्रोथ, हरित विकास, यूथ पावर, युवा शक्ति और फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र। ये सभी अमृतकाल के अंतर्गत आएंगे क्योंकि अमृतकाल चल रहा है तो इसलिए सब हर जगह आपको अमृतकाल देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट 2023-24 के महत्वपूर्ण बिंदु। निर्मला सीतारमण ने कहा, दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। अपने भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना % रहने का अनुमान है? ये है 7% और ये 2023-24 के लिए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। फ्रेंड्स, यदि सरकार के पास 1 रुपये आता है तो कहाँ से आता है देख लेते हैं इसका परसेंटेज डिवाइडेशन। ऋण और अन्य देयताएं ये 34%, ऋण और अन्य देयताएं ये 34% है। कर रहित प्राप्तियां 6%, ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां 2%, सीमा शुल्क 4%, आयकर इनकम टैक्स ये 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये 7% और निगम कर ये 15% और वस्तु एवं सेवा कर और अन्य कर जीएसटी मतलब ये 17% आता है। और वहीं सरकार अगर 1 रुपये खर्च कर रही है, कहाँ खर्च कर रही है? ये ब्याज भुगतान करती है 20%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में 9% जाता है, सब्सिडी में 7% जाता है, रक्षा में ये 8% जाता है, डिफेंस में, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 17%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण के लिए 9%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा ये 18% है, अन्य व्यय 8% है और पेंशन ये 4%। साथ ही फ्रेंड्स, सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, जैसे समावेशी विकास के तहत जो भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ है सरकार ने उसको एक जगह समझाया है, जहां से आप देख सकते हैं ब्रीफ में नॉलेज ले सकते हैं। SBM स्वच्छ भारत मिशन, इसके तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए। उज्ज्वला योजना, इसके तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए। 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके लगे। 43.8 करोड़ PM जन धन बैंक खाते खोले गए। PMSBY और PMJJY के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर। PM किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ का नकदी अंतरण और ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन। ये सारी सरकार की अभी तक की उपलब्धियां हैं पिछले 9 सालों में। नेक्स्ट पॉइंट है, बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो अभी तक 5 लाख रुपए थी। मतलब अभी तक आप अगर 5 लाख रुपए सालाना कमा रहे थे उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था, और इसको बढ़ाकर अब 7 लाख कर दिया गया है। इस पर
अब आपको 7 लाख रुपए तक कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। चलिए इसी के साथ नया टैक्स स्लैब भी देख लेते हैं। 3 लाख तक में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और 3 से 6 तक 5% लगेगा, 6 से 9 लाख पे 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स लगेगा। नई व्यवस्था में आयकर छूट के लिए आय सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया। सरकार ने वित्तीय क्षेत्र में अपनी आने वाली योजनाओं के बारे में कुछ बताया है, जैसे राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना, केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी स्कीम, महिला सम्मान बचत पत्र, वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बजट के 7 मुख्य लक्ष्य हैं, जिन्हें सप्तर्ष कहा गया है। पहला है समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, अवसंरचना और निवेश। चौथा है क्षमता विस्तार, पांचवा हरित विकास, छठा है युवा शक्ति और 7वां है वित्तीय क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। पहचान पत्र के तौर पर पैन को मान्यता दी जाएगी। सीवर सफाई मशीन आधारित होंगे, जो भी सीवर सफाई होता है वो मशीन आधारित होंगे। 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में 100 लैब बनाई जाएंगी, 100 लैब बनाई जाएंगी। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। ये सारे पॉइंट यहाँ दिए गए हैं, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए सरकार विवाद से विश्वास 2 योजना लाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। अगले 3 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। स्वास्थ्य से संबंधित 4 योजनाएं हैं, पढ़ लीजिएगा इसको यहाँ से। अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए सरकार द्वारा 4 योजनाएं शुरू की जाएंगी, देख लीजिएगा आप लोग। आगे हम लोग पॉइंट में डिस्कस करेंगे। मिलेट्स पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है, इसलिए इस सुपर फूड को श्री अन्न नाम से एक नई पहचान दी गई है। पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नगर निगम अपना बॉन्ड जारी कर सकेंगे। और संरचना और निवेश के तहत ये सारे पॉइंट आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी और 10,000 बायो इनपुट सेंटर खोले जाएंगे। पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। नेक्स्ट पॉइंट है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में घोषणा की कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। सारे पॉइंट आप यहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। राज्य को राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी सेस सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क को घटाकर 13% कर दिया गया है। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि बागवानी परियोजनाओं के लिए 2200 करोड़ रुपए की रकम जारी की जाएगी। कारीगरों और शिल्पकारों को मदद देने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू की जाएगी। पीएम
विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम पर्यावरण की रक्षा के साथ ही विकास करेंगे। उन्होंने इसे ग्रीन ग्रोथ नाम दिया है। और अब हम देख लेते हैं विशिष्ट मंत्रालयों के लिए आवंटन, किस मंत्रालय को कितना दिया गया है। और ये सभी होगा लाख करोड़ में। जैसे रक्षा मंत्रालय को दिया गया है 5.94 लाख करोड़। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, इसको दिया गया 2.70 लाख करोड़। रेल मंत्रालय को दिया गया 2.41 लाख करोड़। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को दिया गया 2.06 लाख करोड़। गृह मंत्रालय को 1.96 लाख करोड़ दिया गया है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को 1.78 लाख करोड़ दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.60 लाख करोड़ दिया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1.25 लाख करोड़ और संचार मंत्रालय को दिया गया है 1.23 लाख करोड़ रुपए। कृषि क्षेत्र में जो ऋण दिया जाता है उसमें लगातार वृद्धि देखने को मिला है। आप देख सकते हैं इसमें फाइनेंशियल ईयर 2021 में 158 लाख करोड़ रुपए ऋण दिया गया था, जो 2022 में बढ़कर 186 लाख करोड़ रुपए हो गया। खाद्यान्न उत्पादन में भी लगातार वृद्धि देखने को मिला है 2019 को छोड़ दें तो। और स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो व्यय किया जाता है वो जीडीपी का कितना % किया जाता है 2000, ये जो नीला वाला है 2019 के लिए है, दूसरा है ये फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए है। हेल्थ पर जो खर्च किया गया जीडीपी का 1.4% 2019 में किया गया और यही 2023 में जीडीपी का 2.1% खर्च किया जाएगा। एजुकेशन पर, शिक्षा पर 2019 में जीडीपी का 2.8% खर्च किया गया था और यही 2023 में जीडीपी का 2.9% खर्च किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए जो 2022-23 में आवंटन किया गया था वो 100 करोड़ किया गया था, यही 2023-24 के बजट में 1250 करोड़ किया गया। जल जीवन मिशन के लिए 2022-23 में 60,000 करोड़ किया गया था और 2023-24 में इसको बढ़ाकर 70,000 करोड़ कर दिया गया। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के लिए 2022-23 के बजट में 2,000 करोड़ रुपए आवंटित हुआ था, यही 2023-24 में बढ़कर 5,943 करोड़ रुपए हो गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2022-23 के बजट में 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था, यही 2023-24 में बढ़ाकर 79,590 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ईवी का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए उसको अपनाने और उसका निर्माण करने के लिए 2022-23 में 2,908 करोड़ रुपए दिया गया था और यही 2023-24 में 5,172 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। पूर्वोत्तर विशिष्ट अवसंरचना विकास के लिए 2022-23 में 1,419 करोड़ रुपए दिया गया था, जो 2023-24 में बढ़ाकर 2,491 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब देख लेते हैं राजकोषीय प्रबंधन। राज्य को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.5% किया गया है और राजकोषीय समेकन में वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। चित्र में आप देख सकते हैं प्राप्तियां और व्यय जो कि लाख करोड़ में है, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां और साथ ही साथ राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। सरकार कितना पैसे प्राप्त कर रही है और कितना व्यय कर रही है ये आप चित्र में देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने अगले फेज पर बढ़ते हैं। अब है एमसीक्यू फेज। एमसीक्यू करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है जेम्स विल्सन को। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। फ्रेंच शब्द ब्रोगेट से लिया गया है। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था। भारत में पहला बजट पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 को। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, हाँ लेकिन अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसको उल्लेख मिलता है। वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। यह है निर्मला सीतारमण। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है। संविधान में बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट
यूज किया गया है। भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का विलय किस वर्ष किया गया था? ये हुआ था 2016 में। पहला बजट प्रोफेसर फिलिप ने कब पेश किया था? प्रोफेसर फिलिप के द्वारा पहला बजट पेश किया गया था सन 1733 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था R.K. शनमुखम शेट्टी ने। भारत का पहला पेपरलेस बजट कौन सा था? भारत का पहला पेपरलेस बजट था 2021-22 का बजट। 2021-22 का बजट पहला बजट था जो पेपरलेस बजट था। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने प्रधानमंत्रियों ने बजट पेश किया है? भारत में कुल 3 प्रधानमंत्रियों ने बजट पेश किया है, जिनके नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। नेक्स्ट है, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? ये बनी है निर्मला सीतारमण। भारत में आज तक का सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया है? तो ये दिया है निर्मला सीतारमण ने, टोटल 2 घंटे 40 मिनट के लिए। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था जॉन मथाई ने। जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस मंत्री के पास है? यह है मोरारजी देसाई के पास। इन्होंने टोटल 10 बार बजट पेश किया था। बजट को पहली बार हिंदी भाषा में कब तैयार किया गया था? बजट को पहली बार हिंदी भाषा में सन 1955 में तैयार किया गया था। फ्रेंड्स, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और फ्रेंड्स, यदि आप PDF से पढ़ना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।